उत्सव की यात्रा है, समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी ये यात्रा केवल एक सत्ता प्राप्त करने की होड़ नहीं है। इसको प्राप्त करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति थी, साफ नियत थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जब एक सामूहिक रूप से प्रयास किया, हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास भरा, हां यूपी भी कर सकता है, यूपी से भी परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज अब यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, आज यह ट्रिपल टी का एक प्रतीक बना है। ट्रिपल टी, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इन तीनों की एक त्रिवेणी बनकर के उभरा है। उत्तर प्रदेश तो त्रिवेणी के रूप में पहले से ही विख्यात था। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी प्रयागराज में मिलती है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाता है, लेकिन अब यूपी उस त्रिवेणी का, पूरा यूपी उस त्रिवेणी का प्रतीक बना है। और उस त्रिवेणी को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किए हैं, पहली बार सदन में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत हुआ है। डंके की चोट पर सरकार ने कहा, हां हमने क्या किया है, हम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं। और वित्त मंत्री जी ने सदन में उस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण विचार से व्यवस्था और व्यवस्था से विकास किस अभिनव यात्रा का प्रतीक है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता जी रही है, जिसके अनुसार चल रही है, उसको अपने आचरण में होते हुए देख रही है। और यह उस नए युग का उद्घोष है जो वर्षों से तमन्ना थी उत्तर प्रदेश वासी की, कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य अपनी पहचान के लिए मोहताज हो, उसको शक की निगाहों से देखा जाए। यही तो हुआ था। आप तो पाणी जी प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस सदन के माननीय स्पीकर के रूप में भी एक लंबे समय तक आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या यह सच नहीं कि उत्तर प्रदेश को उस दौरान शक की निगाहों से देखा जाता था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। हर केंद्र सरकार की योजनाओं का बॉटलनेक, उनकी सफलता का बॉटलनेक कोई माना जाता था तो वह उत्तर प्रदेश माना जाता था। यानी ये बस गई काम से, यूपी सफल, यूपी विफल, योजना विफल, यही होता था। और उत्तर प्रदेश ने आज उससे उभर करके विकास की एक दिशा तय करने वाले अग्रणी राज्यों में आज अपनी पहचान बनाई है। आज देश के टॉप 3 अर्थव्यवस्था, उनमें से यूपी एक है। अब यूपी को कोई बीमारू नहीं कहता है। अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बना है, भारत के विकास का अग्रिम इंजन बन करके उसको लीड कर रहा है। लेकिन जो 17 के पहले थी, नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक शिथिलता थी और विकास विरोधी सोच, इससे उभर करके प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में अनुशासन को, एक सुदृढ़ नेतृत्व को और स्पष्ट शासन दृष्टि के साथ विकास की अपनी एक नई परिभाषा गढ़ी है। एक नई परिभाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और आज
इसी का परिणाम है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस सरकार की वेलफेयर की स्कीम के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, जो रोजगार के सृजन हुए हैं, जो निवेश का विस्तार हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के निर्णायक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम हम सबके सामने उस रूप में आज देखने को मिल रहे हैं। महोदय, सत्र के पहले क्या था? यानी उत्तर प्रदेश वैसे खराब नहीं हुआ था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया, जो कुछ नाम आपने लिए हैं, कुछ का नाम आप लेने में स्वयं ही संकोच कर लिए, क्योंकि नाम लेते तो हर व्यक्ति स्वयं ही कर लेता। आपने स्वयं ही बोला कि हां वो अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था। आपकी स्वीकृति के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अपराधी अपराधी होता है। सरकार ने पहले दिन जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही थी और सरकार आज भी अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही चल रही है। अपराध कोई भी करेगा तो अपराध कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। सत्र के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था के नहीं, आशंका के पर्याय बन गए थे। अब आस्था की बात कर रहे थे, मैं आऊंगा उस पर भी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां, महिला सशक्तिकरण की एक नई पारी, मॉडर्न पुलिसिंग, सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे थे, साइबर अपराध की आप बात कर रहे थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। त्वरित और आपातकालीन सेवाएं, जो इंटीग्रेटेड हम लोगों ने यहां पे सेवाएं दी हैं, उसके बारे में, उसका विस्तार, और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ, ये आज यूपी के अंदर देखने को मिलता है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को फेयर जोन से एक फेड चेन में जोन में बदला है। अब भय का वातावरण नहीं है, अब लोगों के मन में आस्था है। हर जनपद में उत्तर प्रदेश का वासी जाता, आपके जनपद में भी जाते हैं आस्था के साथ, अब भयभीत होकर के नहीं जाते। कर्फ्यू कल्चर की जगह जीरो टॉलरेंस कल्चर ने लिया है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेंपल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। कोई सोचता था अयोध्या में करोड़ों लोग आएंगे, प्रयागराज में 2013 के प्रयागराज कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस बार के माघ मेला में ही 21 करोड़ श्रद्धालु आया है। 21 करोड़ श्रद्धालु, ये है चेंज। ये माघ मेला कल्पवासियों का होता था, लेकिन इस माघ मेले में भी इस प्रकार की व्यवस्था, लोगों का एक विश्वास है। ये 17 में से अब तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में
अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सुरक्षा है, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 से अधिक पुलिस भर्ती हुई है। इसमें 20% महिलाओं को अनिवार्य रूप से किया है। यानी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आप देखेंगे 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी, आज उनकी संख्या 44,000 है। 44,000 पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया है। उदाहरण अभी मनोज पांडे जी कह रहे थे, पुलिस भर्ती 60,244 एक साथ हुई और कोई जनपद नहीं जहां के नौजवान न भर्ती हुए हों। क्या उस पक्ष का, क्या इस पक्ष का, क्या उस पक्ष का, किसी भी पक्ष का रहा हो, वो कोई किसी भी पक्ष का नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो भी उसको योग्यता के अनुसार मिली है, नौकरी मिली है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। मुझे याद है 17 में हमें पुलिस की भर्ती करनी थी। 3,000 से अधिक ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी यूपी के अंदर। आज 60,200 को हम ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के ही अपने स्वयं के ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। अनुमान कर लीजिए ना, कहां 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी और कहां हम 60,200 की ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं। यह विस्तार हुआ है। पुलिस अवस्थापना सुविधाओं में भूतपूर्व विकास। पहले पुलिस के लिए जो बैरक बनते थे, आखिर वह भी तो हमारे और आपके ही बीच का कोई नौजवान है। वो खपड़ेल के बैरक में रहता था। आज जेलों में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की अवस्थापना सुविधा का, उनके बैरक का होगा। अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मॉडर्न पुलिसिंग की बात आप 7 पुलिस कमिश्नरेट कभी निर्णय नहीं कर पाए होंगे। कोई निर्णय नहीं कर पाता था। आप नौकरशाही की बात करते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया मॉडर्न पुलिसिंग आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए हम लोगों ने किया है। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया। आज 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और 3 नए कानून को लागू करने के लिए प्रदेश ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज उससे प्रारंभ हो चुके हैं। प्रवेश हो रहे हैं, बिना भेदभाव के प्रवेश किए जा रहे हैं। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे थे। 2017 के पहले केवल 2 थाने थे। आज सभी 75 जनपदों में एक थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है और अब तक हजारों करोड़ रुपए जो साइबर अपराध के अपराधियों के द्वारा ऐंठे जाते थे, उनको वापस कराने और उसको बचाने में भी इस तंत्र ने योगदान दिया है। 3 नए कानून लागू होने के बाद उस हर अपराध में जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा है, उसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। पहले यूपी के अंदर 2 या 3 लैब्स काम करती थी। आज हम लोगों ने 12 ये ग्रेड की लैब बनाई हुई है एफएसएल। 6 निर्माणाधीन है। हर जनपद में 2-2 फॉरेंसिक वैन उपलब्ध करवाई गई है। एविडेंस प्राप्त हो, अपराधी को सजा दी जा सके। ये एक नई दिशा में किए गए प्रयास हैं। सेफ सिटी। आप मुंबई गए थे, मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। नहीं, अभी भी है। तो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी थी जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, और भाजपा की ही सरकार है। ये भाजपा ही सुरक्षा दे सकती है। गुजरात में भी भाजपा की ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है ये, इसलिए सुरक्षा दे रही है।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं, बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची, ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और दंगा समर्थक कोई भी पार्टी पीएससी का समर्थन नहीं करती। हमने फिर से उसका पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन करने के साथ ही 3 महिला पीएससी का गठन हमारा हो चुका है, 3 और हम करने जा रहे हैं। और 3 जो महिला पीएससी की गठन किए हैं, किनके नाम से किया है? वीरांगना उदा देवी के नाम पे लखनऊ में, वीरांगना झलकारी देवी कोड़ी के नाम पे गोरखपुर में, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर बदायूं में ये गठित हो चुके हैं। 3 नई वाहिनियों का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। हम भौचक हैं कि आप लोग जानते हुए भी कैसी उसकी अनदेखी करते हैं और कैसे इन चीजों की बात करते हैं। मैं भौचक था। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुभारंभ किया पूरे देश के अंदर। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की लगाई। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर और यहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता के नाम पर हो सके, यह काम भारतीय जनता पार्टी की, ये डबल इंजन की हमारी सरकार ने किया। और अगर
लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बने हुए मणिकर्णिका घाट और वहां के शमशान घाट के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसका विरोध करती है। उसके नाम पर लोक माता को अपमानित करने का काम करती है। और आपको क्या अधिकार है लोक माता के साथ, लोक माता के बारे में इस प्रकार की चर्चा करने का? कौन सा अधिकार समाजवादी पार्टी का? क्या राजूपाल पाल समाज के नहीं थे? क्या उमेश पाल की जो निर्मम हत्या प्रयागराज में हुई थी, क्या वो पाल समाज के नहीं थे? उन माफियाओं को तो अपने गले का हार बनाकर के समाजवादी पार्टी चलती थी। और आज आप अनावश्यक रूप से एक मुद्दे को मुद्दा बना करके समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ये शोभा नहीं देती है। हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, सच स्वीकारने की भी आदत डालनी चाहिए। और आप लोक माता के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोहियों को महिमामंडित करते हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान करते हैं। गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। गाजी के पाप का बदला कैसे लिया जाना चाहिए, महाराज सुहेलदेव के शौर्य से सीखिए। और ये हमारी सरकार को गौरव है कि महाराज सुहेलदेव का विराट स्मारक उसी बहराइच में चित्तौड़ा नामक स्थान पर ही हमारी सरकार ने बनाया है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी हमारी सरकार ने आजमगढ़ में बनाया है। आप अभी संजय निषाद की बात कर रहे थे। राम और निषाद राज की मैत्री क्या है? हजारों वर्षों के बाद प्रयागराज में आप जाके देखें ना, क्या भव्य स्मारक बना है। जाना चाहिए। ओम प्रकाश जी, कभी आप जाकर के आप भी देखिए, अभी एक बार जाके देखेंगे, आंखें खुल जाएंगी आप लोग। कभी लेके जाइए। हाँ, स्नान तो करेंगे। उस संजय निषाद के साथ जाएंगे तो खाएंगे भी और स्नान भी करेंगे। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़े जाते हैं। कौन लोग थे वो?
राम मंदिर अयोध्या का विरोध होता है, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध किया गया, मथुरा वृंदावन के विकास का विरोध किया गया। कुछ लोग खाते पीते